नेता नगरी is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। नेता नगरी में अब बात की जाएगी वैक्सीन को मिली आपात अनुमतियों की। दो टीके हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, उन दोनों को आपात अनुमति मिल गई है सौरभ, और दर्शक भी जानते हैं कि किन परिस्थितियों में मिली है। जो थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट वाला है उसका नाम है कोवैक्सीन। नहीं, उसका नाम कोविशील्ड है। वो मैं वही लगवाऊंगा। देखिए भाई साहब, मैं इसलिए नेशनल टीवी पे बोल रहा हूँ, मैंने इसलिए, उसका नाम कोविशील्ड है। जी हाँ, उसका नाम कोविशील्ड है। वो तीनों उसके ट्रायल के सब हुए हैं पूरे, मैं वही लगवाऊंगा। मेरा अभी जो दूसरी है, जो एक आपातकालीन ट्रायल दिया गया, उस पर भरोसा नहीं है उतना। एस्ट्राजेनेका ने तैयार किया और हिंदुस्तान में कोविशील्ड नाम से उसको मार्केट किया जाएगा। आधार पूनावाला बनाते हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जब काम देखने गए थे वैक्सीन पे, वहीं गए थे, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे। हाँ जी। तो लेकिन जितनी सारी कंट्रोवर्सी है सौरभ, वो सारी भारत, जो देसी टीका जिसको कहा गया कि जो वाकई भारत में ही, क्योंकि ये तो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के बीच में टाई अप था, वो हम एक तरह से अंडर लाइसेंस बना रहे हैं, है ना, अपने यहाँ पे भी। लेकिन जो देसी टीका है भारत बायोटेक का कोवैक्सीन, उसको लेकर के लोगों की चिंताएं ये बड़ी हैं कि इसके प्रभाव को लेकर के जो प्रयोग किए गए हैं, लंबे लंबे ट्रायल्स हुए हैं, इसका डाटा पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, वो पीयर रिव्यू नहीं हुआ है। भाई साहब 1 तारीख को मीटिंग कर रहे थे जिसमें कह रहे थे कि सफिशिएंट नहीं है। 2 तारीख को परमिशन दे दी गई। ये कौन सी आपातकालीन स्थितियां हैं? और जब चीजें इतनी ही आपातकालीन हैं तो सरकार और सीरम इंस्टीट्यूट अभी तक रेट क्यों नहीं लॉक कर पाई है? हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है। दो चीजें हैं इसमें ना। देखिए, आप वो मीटिंग पे बात कर रहे थे, मीटिंग बड़ी दिलचस्प होती है सौरभ। 2 दिन होती है। एक पहले दिन जब मीटिंग बैठती है, उसमें ये बात होती है कि उसमें तमाम आवेदन आए थे भारत में, जितने कैंडिडेट्स है सब। ऐसा नहीं था सिर्फ ऑक्सफोर्ड और आपके भारत बायोटेक गए थे, बाकी भी गए थे। तो वहां पे जब उन आवेदनों का अध्ययन हो रहा था, जो एसईसी बैठती है हमारे यहाँ, उसका फुल फॉर्म मैं भूल गया हूँ, अब लोग डांटेंगे। Anyway, तो जो यही लोग डांटते हैं, यही लोग प्यार भी करते हैं। भारत में कोई भी दवा या वैक्सीन पर अंतिम निर्णय लेते हैं ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। उनका दफ्तर है CDSCO, दिल्ली में ही है। और वहां पे एक SEC नाम की कमेटी बैठती है जो तमाम आवेदनों का अध्ययन करती है। उसके बाद वो DGCI को बताती है कि इस दवा को या इस टीके को आप आगे देखिए, आप इस पे अपनी राय दीजिए। पहले दिन जब मीटिंग होती है तो वो एस्ट्राजेनेका को लेकर के तो वो उनके पॉजिटिव रिव्यूज रहते हैं। उसको कोवैक्सीन को लेकर के वो कहते हैं कि आपका वैक्सीन इफेक्टिव है, आपने जो हमको अभी तक की जानकारी दी है वो इफेक्टिव लग रहा है हमको, लेकिन हम इसमें और डाटा चाहेंगे आपसे। और कंपनी से कहा गया कि आप अपने तीसरे ट्रायल के लिए तेजी से लोग जुटाएं और फिर उसका डाटा हमसे शेयर कीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। अब जो अगर इस दिन के आप मिनट्स देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि और डाटा मांगा है, और चीजें समझना चाहते हैं। इसका मतलब शायद अभी अप्रूवल मिलेगा नहीं, जब और आ जाएगा तब मिल जाएगा। होता क्या है कि अगले दिन आकर के और अगले दिन जाके भारत बायोटेक वहां कोई डाटा देती भी है, लेकिन वो चीज अभी पब्लिक नहीं कि उन्होंने उधर जाके क्या बताया। एक नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स की एक स्टडी उन्होंने उनसे शेयर की, और नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स, मतलब हम भी प्राइमेट हैं, बंदर वाली जो फैमिली है, बंदर लंगूर, हम उसी में है। नॉन ह्यूमन प्राइमेट का मतलब वो प्राइमेट जो इंसान को छोड़ के, बंदर लंगूर और वगैरह वगैरह, उनपे हुए नतीजे उनके साथ में शेयर किए गए। और उसके बाद में बड़ी अजीब भाषा में ऐसी सी बात करती है जैसी कि हम कभी सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों से सुनते नहीं। वो लोकहित की बात करते, और वो कहते हैं कि लोकहित में, इमरजेंसी कंडीशन में हम इसको सीमित इस्तेमाल के लिए अप्रूवल देना चाहेंगे। और वो कहते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल वाले माहौल में, और इसी को लेकर के जो बड़े सीनियर नाम है भारत में वैक्सीन पे काम करने वाले, फॉर एग्जांपल गगनदीप कांग, वो कहती हैं कि ये क्या हुआ, मतलब आप क्लिनिकल ट्रायल के माहौल में वैक्सीन कैसे दोगे? या तो आप ट्रायल में हो या तो आप मार्केट कर रहे हो। ट्रू। तो वो इस तरह का हो गया कि अगर आप रूस और चीन के वैक्सीन को इसीलिए दुनिया क्यों नहीं मानती, स्पुतनिक की हंसाई क्यों हुई, या चाइना की वैक्सीन को? क्योंकि उन्होंने पब्लिक ही नहीं किया अपना डेटा, पता ही नहीं चल रहा क्या बनाया है, कैसे बनाया है, भरोसा करें कि ना करें।
और भारत ने इतना इंतजार इसलिए करवाया अपनी जनता को क्योंकि भारत का था कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वैक्सीन के, हम वो पूरा प्रोसेस फॉलो होगा, हमारी नियामक संस्थाएं अध्ययन करेंगे आवेदनों का, उन्हें ठीक लगेगा तो अप्रूव होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। निखिल, आपको एक चीज और बताता हूँ, यहाँ मौके पे ध्यान आई है, भारत की जो फार्मा इंडस्ट्री है ना, उसकी यूरोप और यूएस में बड़ी खराब रेपुटेशन है। कई लोग ये भी कहते हैं कि चूंकि यहाँ जेनरिक दवाइयां बनती हैं और बड़ी बड़ी दवाई कंपनियों के धंधे खराब होते हैं, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन पिछले दिनों मैंने एक किताब पढ़ी थी, पिछले साल, बॉटल ऑफ लाइज, कैथरीन इवांस की बुक थी। इंडिया के एक विसल ब्लोअर रहे हैं दिनेश ठाकुर, बहुत ही इंटीग्रिटी वाले आदमी है। तो उन्होंने बताया था कि रेनबेक्सी में कैसी गड़बड़ियां हो रही थी दवाई बनाने में, और उस क्रम में कई दवा कंपनियों का जिक्र आया था कि भारत में जो क्वालिटी कंट्रोल है वो कितना खराब है। तो एक तो फार्मा के लेवल पे हम वैसे ही क्रेडिबिलिटी क्राइसिस से जूझ रहे हैं। इफ वी लुक एट द इंटरनेशनल मार्केट, है ना, किस तरीके से रेगुलेशन होता है, क्या कंडीशन होती है दवाई बनाने वाले प्लांट्स की, कैसी पैकेजिंग होती है। और उसमें भी जो सबसे बड़ा मसला आया था उस पूरी इन्वेस्टिगेशन में, वो था फजिंग द डेटा। कितनों पे एक्सपेरिमेंट किया, उनके क्या नतीजे रहे, वो डेटा ही पूरा का पूरा गायब है या गड़बड़ है या कॉपी पेस्ट किया हुआ है। मतलब आप समझ रहे हैं, ये मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर का कारोबार है जिसमें बड़ी बड़ी एजेंसीज है जो वो करती है और उसके बावजूद चीजें चल रही हैं। इसलिए मुझे लगता है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हम सब चाहते हैं कि हमारे देश में देश की बनी हुई देसी वैक्सीन आए, लेकिन वो देसी वैक्सीन ऐसी हो ना कि जिसकी डिमांड अफ्रीका में हो, जिसकी डिमांड साउथ अमेरिका में हो, जिसकी डिमांड एशिया के बाकी देशों में हो, कि भाई ये इंडिया की वैक्सीन है, सस्ती है, जैसे ये जेनरिक दवाइयां बहुत सस्ती बनाते हैं, इनसे मंगवाते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी इंटरनेशनल हो। तो अगर थर्ड फेज का ट्रायल नहीं हुआ था तो कुछ वक्त और इंतजार कर लेते। दूसरा, मैंने जो आपसे पूछा निखिल सवाल, क्योंकि मैं इधर कुछ दिनों से उतना न्यूज में इन्वॉल्व नहीं था स्वास्थ्य कारणों से, कि ये सरकार सीरम इंस्टीट्यूट के साथ डील क्यों नहीं लॉक कर पा रही, जबकि हमें कितने पहले से पता था कि सबसे पहले उनका फेज 1 हुआ, सबसे पहले उनका फेज 2 हुआ। वही चीज यूके में देखिए, धड़ाधड़ लगाए जा रहे हैं टीके, और हमारे यहाँ अभी तक शुरुआत नहीं हुई, ड्राई रन ही चल रहा है। देखिए, जो आप बात कह रहे थे सौरभ, एग्जैक्टली वही लोगों ने कहा कि अगर भारत बायोटेक, क्योंकि ऐसा नहीं कि भारत बायोटेक चुप रही है, भारत बायोटेक ने काफी वोकली इन सारी खबरों को काउंटर किया है और वो कह रहे हैं कि भाई हमने कोई कानून तोड़ा नहीं है और हम बिल्कुल सही दिशा में बढ़ रहे हैं। देखिए, वो भी तो हमसे डेटा ही मांग रहे हैं। लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर इतना अच्छा है तो आप जाकर के ब्रिटेन में भी अप्रूवल के लिए आवेदन दीजिए, आप यूएस में भी जाके आवेदन दीजिए, है ना। अब यहाँ अच्छा है तो फिर वहां भी अच्छा है। आप तो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से ये हुई। दूसरी बात, सीरम इंस्टीट्यूट और प्रशासन के बीच में जो चल रहा है सौरभ, उसको लेकर के मैं बिल्कुल अधिकार के साथ नहीं बता पाऊंगा। जो खबर में छपता है वही, और जो हमारा एक एनालिसिस, उसी दिशा में हम रहेंगे, है ना। तो पूरे सही होने का मैं दावा नहीं करता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो रोल आउट है वो तो सीरम इंस्टीट्यूट के ही साथ में है, क्योंकि जो एससीसी ने भी सिफारिश की है, उन्होंने यही कहा है कि आप कोवैक्सीन को तब लगाएंगे जब आपको कोविशील्ड के साथ में ऐसा लगता है कि इस टीके ये पूरा नहीं पड़ रहा है, हमको और वैक्सीनेट करने की जरूरत है, इमरजेंसी यूज के लिए, इमरजेंसी यूज लगाएंगे। अब सीरम इंस्टीट्यूट, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि भारत में प्रधानमंत्री मोदी खुद कह चुके हैं, दुनिया जानती है कि सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोग्राम हिंदुस्तान को ही चलाना है। हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, आप मत 125 करोड़ कीजिए तो क्रिटिकल मास भी जो आप लेंगे वो मतलब दुनिया के कई देशों की पॉपुलेशन से ज्यादा है जिसको हम वैक्सीनेट करना चाहते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बिल्कुल तंत्र के साथ मतलब संपर्क में है, और सरकार बहुत क्लोजली, सरकार ने मॉनिटर किया है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कैसे काम किया। लेकिन फिर भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक प्राइवेट कंपनी है और बहुत अच्छी इंटेंशन के साथ वो अपना काम कर रहे होंगे, लेकिन वो बिल्कुल ये चाहेंगे कि उनके जो व्यापारिक हित हैं वो प्रभावित ना हो। और सरकार ये चाहती है कि वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम हम चलाना चाह रहे हैं वो ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल वो डिस्प्रोपोर्शनेट असर डाले हमारे बजट पे, क्योंकि भारत की अन्य प्राथमिकताएं भी हैं स्वास्थ्य में ही। हमारा भी बजट आएगा, उसमें आप देखिए कहाँ से क्या क्या कटेगा। तो इसलिए सरकार ये चाह रही है कि मतलब वहां पे एक मिडिल ग्राउंड हिट किया जाए, वहां पे वैक्सीन के रेट को लेकर के। बावजूद फिर भी हम वहां पे नहीं जा रहे हैं कि हम पूरा का पूरा लॉट एस्ट्राजेनेका का उठाएंगे, क्योंकि वो हमको महंगा बहुत पड़ेगा। एक चीज और जो आपने कहा ध्यान आई, एक जिसको हम कहते हैं सूत्र, एक सूत्र ने ही बताई थी वो बात की सीरम इंस्टीट्यूट ये चाह रहा है कि उनकी जब बल्क में परचेज की जाए तो सरकार जितना चाहती है उनके पास उससे ज्यादा भी स्टोरेज है, वो ये चाहते हैं कि उनको प्राइवेट प्लेयर्स को भी बेचने का मौका मिले।
तो सरकार को वो 200-250 में दे दें, लेकिन अगर प्राइवेट कंपनियां खरीदना चाहती, फर्ज करिए TCS चाहती है कि हम अपने सब एम्प्लॉइज को लगाएंगे, या कोई और चाहता है, लल्लन टॉप चाहता है कि हम अपने एम्प्लॉइज को लगाएंगे, तो हम, हो सकता है हमारी बारी सरकारी क्रम में बाद में आए, तो हम ज्यादा पैसे खर्च करके ले सके। तो इस तरीके का एक विचार है जो उस प्राइवेट कंपनी ने फ्लोट किया है, और कई लोग कह रहे हैं कि उसको लेकर भी साल बैक एंड फोर्थ चल रहा है। ये तो बोला वैक्सीन की, जी उन्होंने 1,000 रुपए पर डोज वो कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट चाहिए, तो हम, लेकिन उसमें फिर वही बात है ना कि कौन डिसाइड करेगा। अब सरकार, अब क्रिटिकल मास के भी पहले सरकार चाहती है कि जो हमारे एजेंसीज हैं, जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, हमारे पुलिस वाले हैं, हमको डिफेंस फोर्सेस में चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति छुट्टी से लौटता है तो 500 आदमी की वो बटालियन में जाता है। तो हमारी बहुत इमीडिएट रिक्वायरमेंट भी बहुत बड़ी है। तो अगर ये डिसीजन आप एक कॉर्पोरेट को दे देते हैं कि आप चाहिए तो बेचिए, तो वो कितना होगा, फिर वो किसको जाएगा, क्या ज्यादा पैसे, लोक हित के मुद्दे गौड़ हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए सरकार ये चाहती है कि इसको एक कमोडिटी, मतलब साबुन नहीं है ना कि आपको फॉर प्रॉफिट आप कहीं भी बेचें। सरकार चाह रही है कि बिल्कुल आप अपने हितों का ध्यान रखें, लेकिन हमें थोड़ा शामिल रखें अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है जितने प्यार से बात हो रही है उतने ही मतलब संकेतों में बताया भी जा रहा होगा तमाम उन कंपनीज को कि आपको मतलब जो सिस्टम है उसके साथ काम करना है। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अच्छा, ये तो वैक्सीन की बात हो गई निखिल। कई बयान भी बड़े मशहूर हो रहे हैं जो बेहद गैर जरूरी है। मुझे लगता है कि वैक्सीन के ट्रायल, वैक्सीन के डेटा को लेके एक इन्फॉर्म डिबेट होनी चाहिए, पर उस डिबेट में प्रोफेसर गंगाधर या ये भवदीप कांग जैसे लोग इन्वॉल्व होने चाहिए जो उसमें अथॉरिटी है। लेकिन जब उसमें अखिलेश यादव बयान देते हैं कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, फिर कांग्रेस का कोई विधायक कहता है, फिर कोई कहता है नपुंसक हो जाएगा। अरे ससुर, इस तरह की बातें हम लोग तालिबान और वो खैबर पख्तूनवा में सुनते थे कि पोलियो पिलाने गई टीम और उसको दौड़ा के मारा गया। वहां भी पोलियो का क्या चल रहा है, अभी भी मतलब एंडेमिक है वो बीमारी वहां पे। तो इस मतलब आलोचना क्या, निंदा ही होनी चाहिए इस तरह के बयानों की। देखिए वो बिल्कुल अपना, अगर वो पॉलिटिकली डिसएग्री करते हैं उनको बिल्कुल करना चाहिए। नेता आदमी नेतागिरी नहीं करेगा तो क्या करेगा, वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन नेतागिरी कहाँ करेंगे आप, ये भी उनको समझना चाहिए। बिल्कुल। और उनको पूरे इस प्रोसेस के ऊपर सवाल नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि होता यह है कि संशय एक बार अगर लोगों के दिमाग में किसी चीज को लेकर, इसीलिए कि इस बीमारी को लेकर हमने कितना रिपोर्ट किया है निखिल, कहीं कोई पूजा कर रहा है, कहीं कोई चद्दर चढ़ा रहा है, कितनी भ्रांतियां फैली हुई इस बीमारी को लेकर ऑलरेडी। ऐसे में जो इन्फ्लुएंसर है वो अगर इस तरीके के लापरवाह बयान देंगे तो कैसे काम चले। मुझे तो लगता है कि संविधान में ये जो तमाम सत्यनिष्ठाएं जोड़ी आती हैं, वैज्ञानिक सोच को लेके बड़ा जोर होना चाहिए। कोई अगर किसी का आचरण वैज्ञानिक सोच के उलट पाया जाएगा तो उसकी सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है। अखिलेश यादव ने देखा होगा, क्या पता कभी वो भी सीएम रहे हैं भाई, एक स्टेट के पूरे एक टेन्योर। चलिए नेता नगरी को आगे बढ़ाते हैं। जी हाँ, क्योंकि अगर अखिलेश यादव और तमाम बाकी नेताओं को, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे बताने से समझ में आएगा, ये काफी सोच समझ के दिए जाने वाले बेवकूफाना बयान होते हैं ये।